हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज है 22 सितंबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं, वे सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक करके। आज जो हमारा मैजिक क्लास है उसके अंतर्गत हम लोग जो पॉलिटी है उसके भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। तो उस 12 से 35 अनुच्छेद का हम लोग एक ही दिन रिवीजन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट का पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट कल करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो कोई भी स्किप करने लायक नहीं है। तो जितने इंपॉर्टेंट होंगे वही हम लोग पढ़ेंगे, फालतू नहीं, क्योंकि हैं तो बहुत सारे आर्टिकल। तो हमें इम्पोर्टेंट जितना है, जितना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है वो पहले करंट अफेयर्स का वो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैजिक क्लास का जो है, इसका जो पॉलिटी का पार्ट 3 है वो हम लोग तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो मोटिवेशन कोड है उसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या है मोटिवेशन कोड? मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बारे में खुश होकर बताएंगे। अभी आप अपने हार्डवर्क के बारे में आप क्या तैयारी कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, किसी को मत बताओ। शांति से अपनी मेहनत करो, अपनी तैयारी करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लोगों को आपकी सफलता के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए शांति से मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए। जैसे ऑन करिए तुरंत लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप देखते टाइम भूल जाते हैं बाद में। तो पहले कर दिया करिए लाइक, उसके बाद आराम से देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 सितंबर 2022 को किसने शेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किसने जीता है। तो ये जो फाइनल मैच हुआ है, फाइनल मैच ये हुआ है बांग्लादेश और किसके बीच हुआ है? बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुआ है, जिसमें बांग्लादेश जो है जीता है और नेपाल को हरा करके फाइनल मैच में कौन सा सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप था, ये बांग्लादेश जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने क्या सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया? ये सीएम द हैसी क्या है ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है? एक वेब पोर्टल है। क्या है? एक वेब पोर्टल है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर। तो मणिपुर के जो सीएम हैं उनका क्या नाम है? मणिपुर के सीएम का क्या नाम है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है? वीरेंद्र सिंह। इन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। चलिए ये लॉन्च तो कर दिया गया। ये है क्या? इसका उद्देश्य क्या? सीएम द हैसी वेब पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और जो भ्रष्टाचार संबंधी सूचना है उसको देने के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। भ्रष्टाचार संबंधी सूचना को देने के लिए भी इस वेब पोर्टल को क्या किया गया है? मणिपुर के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर का एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मार्शल आर्ट है मणिपुर का, वो क्या है उसका नाम जो कि इम्पोर्टेंट है? थांगटा। क्या है? थांगटा। ये बहुत पूछता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने इसको द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। आज की न्यूज़ में ये था कि रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पर विचार करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य क्या है। तो चलिए देख लेते हैं सत्य क्या है। ये कूट वाले क्वेश्चन है तो इसको हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। यह पूर्वी घाट के लिए स्थानिक है। क्या कह रहा है? ये पूर्वी घाट के लिए क्या है? स्थानिक है। ठीक है। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग अरोमा थेरेपी, इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने, घाव को ठीक करने और त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने,
घाव को ठीक करने और त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, इंडेंजर्ड के रूप में इसको क्या किया गया है, इसे वर्गीकृत किया गया। ये भी सही है। यह साइट्स के परिशिष्ट सेकंड के तहत सूचीबद्ध है एवं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना प्रतिबंध है। तो इसमें सत्य बताना था, तो बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो तीनों कथन ऊपर के सत्य हैं, ये सत्य नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम रेड सैंडर्स की बात करें तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये है रेड सैंडर। तो रेड सैंडर्स को IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फिर से बोल रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने अभी इसको हाल ही में रेड सैंडर्स को इसको रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, सैंडलवुड भी कहते हैं और रेड सैंडर्स भी कहते हैं। इसको फिर से अपनी रेड लिस्ट में क्या कर दिया है, इंडेंजर्ड के रूप में, इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। क्लियर। ये जो प्रजाति है, ये जो रेड सैंडर्स प्रजाति है, ये किस वृक्ष प्रजाति की है, तो उसका नाम है पट्रो, ये ध्यान रखिएगा, पट्रोकार्पस सेंटलिनस। ये इस प्रजाति की क्या है, एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी जो सीमा है वो पूर्वी घाट है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें बताया था पूर्वी घाट के स्थानिक है, तो ये भी ध्यान रखना पूर्वी घाट में है। और ये जो प्रजाति है ये आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए ये स्थानिक है। और रेड सैंडर्स को देखा जाए तो लाल मिट्टी, गर्म और शुष्क जलवायु और चट्टानी, नीची और पर्वतीय भूमि में ये उगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और ये अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। पूरे एशिया में विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो चाइना, जापान यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प, संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए ये क्या है, डिमांड में है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। इसकी मैंने स्थिति बताई किस में है, लुप्तप्राय में, स्थिति लुप्तप्राय में है। और इसका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत ये क्या है, इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ जो है वो अनुराग ठाकुर ने किया है। किसने किया, अनुराग ठाकुर ने किया है, अनुराग ठाकुर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी फिल्म को, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कौन सी फिल्म को 95 अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा क्या, कौन सा पूछा है, 95 नंबर का पूछा है। इसमें जो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की जो आधिकारिक एंट्री, ऑफिशियल एंट्री है, उसके रूप में किसको शामिल किया गया, कौन सी मूवी है, तो उस मूवी का नाम है छेल्लो शो। क्या नाम है उस मूवी का, नाम छेल्लो शो है, छेल्लो शो है, इसे शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको 95 अकादमी पुरस्कारों यानी ऑस्कर के लिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। और ये जो फिल्म है ये किसके निर्देशन में बनी है, ये फिल्म पॉन नलिन के निर्देशन में बनी है, पॉन नलिन के ये निर्देशन में बनी है। और इसको 14 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। इसका जो अंग्रेजी शीर्षक है, ये गुजराती मूवी है, ये क्या है, छेल्लो शो जो है गुजराती भाषा का है, ये भी ध्यान रखना है, गुजराती भाषा का है। इसका अंग्रेजी जो है, इसका अंग्रेजी शीर्षक वो क्या है, इसका अंग्रेजी शीर्षक वो है इसका
लास्ट इसका जो अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, क्या है? लास्ट फिल्म शो। लास्ट फिल्म शो, इसका अंग्रेजी शीर्षक क्या है? लास्ट फिल्म शो है। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? सिद्धार्थ राय कपूर हैं। इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? सिद्धार्थ राय कपूर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो फिल्म है ये एक किशोर के सिल्वर स्क्रीन के सपनों की कहानी कहती है। महाराष्ट्र का एक गांव है, महाराष्ट्र में एक दूर स्थित एक गांव है, उसी पर ये फिल्म बनी है। और वहाँ पर 9 साल का एक लड़का है जिसकी कहानी को दिखाया गया है। इस कहानी में क्या होता है, एक बार वो सिनेमा घर में फिल्म देखने जाता है और फिर जीवन भर के लिए इसके मुँह को ये छोड़ नहीं पाता है। तो यही सारा इसमें था, जो कि यही है, आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? तो कौन बनाया? चाइना ने बनाया। चीन के बीजिंग में एक फर्म है जिसका नाम है जीन फर्म है, इसी के द्वारा ये तैयार किया गया है। जो पहला आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है इसी के द्वारा ये तैयार किया गया है। और उस आर्कटिक भेड़िए का जो क्लोन तैयार किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है? माया रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? माया रखा गया है। और इसी को वाइट वोल्फ भी कहते हैं। वाइट वोल्फ भी इसको कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी ने क्या किया? क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया, या कब से लागू होंगे? तो कब से लागू हो रहे हैं? 1 अक्टूबर 2022 से ये लागू होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है। तो यहाँ मैंने न्यूज़पेपर कटिंग दे दिया है, इसी को मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आईसीसी के नए नियम जो रखे हैं इसमें ये कहा गया कि गेंद को चमकाने के लिए जो लार का यूज़ होता है, लार का, वो अब नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? कोविड-19 के कारण। ये पहले से ही अस्थायी रूप से प्रतिबंध था, अब इसको फाइनली बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सेकंड क्या नियम रखे गए? गेंदबाजों के छोर पर नॉन स्ट्राइकर के रन आउट होने को अनुचित खेल वर्ग से हटाकर रन आउट के वर्ग में शामिल किया गया है। तीसरा नियम क्या है? किसी बल्लेबाज के आउट होने पर नया बल्लेबाज उसी छोर पर होगा जहां आउट होने वाला बल्लेबाज को अगली गेंद पर रहना था। और क्या हुआ है? टेस्ट और वनडे मैचों में नए बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार रहना होगा। T20 में 90 सेकंड की मौजूदा सीमा जारी रहेगी। गेंदबाज के रनअप के लिए देखा जाए तो इस दौरान अगर फील्डिंग टीम कोई अनुचित तरीका अपनाती है तो अंपायर वो गेंद डेड बॉल करार कर देगा और बल्लेबाजी टीम को 5 पेनाल्टी रन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? T20 में ओवर रेट धीमी होने पर 30 गज के घेरे के बाहर एक फील्डर कम रखने के जुर्माने को अब वनडे में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पुरुष और महिलाओं के वनडे तथा T20 मैच में दोनों टीमों के सहमत होने की स्थिति में हाइब्रिड पिच का उपयोग किया जाएगा। क्या है? हाइब्रिड पिच का उपयोग किया जा सकेगा। और हाइब्रिड पिच का उपयोग सिर्फ महिला T20 मैचों में किया जा सकता था पहले। ठीक है, हाइब्रिड पिच प्राकृतिक और कृत्रिम घास मिश्रित कर तैयार की जाती है। इसमें 95% प्राकृतिक और 5% कृत्रिम घास होती है। तो ये पूरे जो बदलाव किए गए हैं यही हैं जो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ये अल्जाइमर जो है ये आपका किससे संबंधित रोग है? ये आपका मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित ये रोग है। तो ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका पूरा देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? अल्जाइमर में बार बार भूलने की बीमारी होती है। बार बार भूलने की क्या होती है? ये बीमारी होती है। तो इसमें क्या हुआ था? अल्जाइमर डिजिटल इंटरनेशनल की स्थापना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अल्जाइमर डिजिटल इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इस अल्जाइमर डिजिटल इंटरनेशनल की
क्या हुई थी, 1984 में स्थापना हुई थी। फिर इसकी जो 10वीं वर्षगांठ होती है वो कब होती है, 1994 में होती है। तो इसी 1994 में ही घोषणा की गई थी, इसके 10वें वर्षगांठ के अवसर पर घोषणा की गई थी कि 21 सितंबर को हर साल क्या किया जाएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, डिमेंशिया को जाने, डिमेंशिया को जाने, डिमेंशिया को जाने, को जाने, अल्जाइमर को जाने, डिमेंशिया को जाने और क्या है, अल्जाइमर को जाने, डिमेंशिया को जाने और अल्जाइमर को जाने, ये क्या है, थीम रखा गया है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। अगर मस्तिष्क की बात की ही गई है तो मस्तिष्क का ये बताइए सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक मुझे और याद आ रहा है, अल्जाइमर, ये आपका अल्जाइमर हो गया और आपका क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था अल्जाइमर हो गया। ये आपका मस्तिष्क से संबंधित, एक है मस्तिष्क से संबंधित रोग पार्किंसन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी, वाराणसी और भोगीबली। वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के भोगीबली, ये उत्तर प्रदेश और ये असम। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, ये स्टार्ट होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाराणसी में गंगा नदी, वाराणसी में गंगा नदी और यहाँ भोगीबली असम का क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी घोषणा किसने की है, जलमार्ग और जो जहाज रानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक, यूपी के वाराणसी से असम के ब्रह्मपुत्र मैदान तक ये क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। अभी कल मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताया था वाराणसी से संबंधित कि एससीओ की जो सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी है उसे किसे घोषित किया गया, वाराणसी को घोषित किया गया। तो ये वाराणसी से संबंधित ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो WTA चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जो जीता है, ये WTA है क्या, तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, इसी के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें लिंडा फुहविर्टोवा ने ये खिताब जीता है। किसको हरा करके जीता है, मैग्डा लिनेट को हरा करके जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जीती हैं ये कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की हैं, चेक गणराज्य। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना क्वेश्चन, आगे चलते हैं, रिवीजन करते हैं। कल का 16 सितंबर 2022 को किस शहर को अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा, संयुक्त अरब अमीरात। मिलेट्स के संबंध में बताना है, तो यह जलवायु के परिवर्तन के प्रति लचीला है, इसके सेवन से एनीमिया पेलाग्रा प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है। भारत सरकार ने 2020 को ये स्टेटमेंट गलत है, मिलेट्स की खेती कम उपजाऊ और पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है। तो यहाँ पे एक गलत था, बाकी सब सही है। फिर क्या कह रहा है, पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से, सिक्किम से। रेलवे पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाता है, 20 सितंबर। INS अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया, मुंबई। इथेरियम एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम दुनिया की सबसे मूल्यवान, ये गलत है, सेकंड नहीं, दुनिया की सबसे नहीं बल्कि दूसरे नंबर की मूल्यवान है। अपने कार्बन पैक्चेन में कटौती करने के लिए मर्ज को अंतिम रूप दिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही हैं। किस देश की सीमा किर्गिस्तान से लगती है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, ये नहीं लगती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये देखिए कल मैंने मैप दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का जो मैजिक क्लास का पार्ट 2 का हम लोग पढ़ने वाले थे, भाग 3 मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार इसको कहते हैं, और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो इस भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जाता है। आर्टिकल 12 से
35 तक जाता है, जिसमें से हम लोग आज थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल डिस्कस करने वाले, इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आराम से इसको समझने वाले हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, भाग 3 के अंतर्गत क्या है, 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये मौलिक अधिकार जो है मानव अधिकार, जो ये मानवाधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो टोटल कितने मूल अधिकार हैं, 6। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 थे बट अब 6 कर दिए गए हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे 7वां कहाँ चला गया। तो पहला जो अधिकार है इन 6 में, पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक जाएगा, जो आर्टिकल 14 से 18 तक जाएगा। 12, 13 अभी क्या है ये भी बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था 12 से 35 और ये स्टार्ट हो रहा है 6 मौलिक अधिकार, 14 से 18, तो 12 में क्या है, 13 में को क्या है वो भी बताएंगे। और फिर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार 14 से 18, फिर ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 से 22 तक जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें आर्टिकल 23 से 24 गया है, आर्टिकल 23 से 24 गया है। आगे चलते हैं। जो चौथा आपका अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो गया है ये 25 से 28 तक गया है, 25 से 28 तक गया है। फिर आता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और ये सांस्कृतिक जो शैक्षिक अधिकार है ये आर्टिकल 29 एंड 30 गया है, ठीक। और जो छठा मूल अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 के तहत है। अब क्वेश्चन उठता है 31। तो 31 ही जो था ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या किया गया, ये 31 में था संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो क्यों मौलिक अधिकार, मतलब अब ये संविधान में एक मौलिक अधिकार था जो कि क्या था, उसका नाम संपत्ति का अधिकार। तो इस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा, कौन सा संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, क्यों ऐसा हुआ, तो इसलिए क्योंकि ये जो अधिकार था वो समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और लोगों के बीच समान रूप से धन का जो पुनर्वितरण था उस दिशा में एक बाधा साबित हो रहा था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। और इसे हटा करके जो संपत्ति का अधिकार का था अब उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने 6 मौलिक अधिकार बताए अभी, जिसमें से आता है आपका समानता का अधिकार, ये सारे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12, क्योंकि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार चलता है। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में इसका किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य शब्द है उसमें सरकार और भारत की संसद, सरकार और भारत की इसमें क्या है, संसद आती है, संसद आती है। और सरकार और राज्यों की क्या आती है, विधायिका आती है। भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य जो प्राधिकरण हैं ये आर्टिकल 12 के अंतर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 13 में क्या उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कानून जो कोई भी मूल अधिकार, ऐसा कानून जो किसी भी फंडामेंटल राइट को असंगत या अपमानजनक है, ऐसा कोई कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ क्या है, असंगत पाता है, अपमानजनक पाता है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई कानून जो बना है जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत पाता है या अपमानजनक होता है तो उसे शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसी घोषणा करने की शक्ति दी गई। इस आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या की गई है, शक्ति दी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से 18, जो कि 14 से 18 अभी मैंने डिस्कस किया था। क्या था, समानता का अधिकार। क्या था, समानता का अधिकार। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल 14 से 18 में पहला हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। क्या करता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कानून के समक्ष
समानता की बात करता है कि राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। क्या बोला है यहाँ पे? कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के से वंचित नहीं करना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। यहाँ पे दोनों व्यक्ति को लिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल विदेशियों को दिए गए हैं या केवल भारतीयों को दिए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 14 जो आर्टिकल है ये भारतीय और विदेशियों दोनों को दिया गया है। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य क्या करेगा? किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता की बात करता है। लोक नियोजन में समता की बात आर्टिकल 16 करता है। मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर नियोजन है या नियुक्ति है तो उससे संबंधित मामलों में सभी को क्या है? अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है और अभ्यास का निषेध किया जाएगा। इसके अनुसार अस्पृश्यता जो है वो क्या है? दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 कहता है। मतलब ये है कि राज्य के अधीन अगर लाभ है, लाभ के पद पर कोई है या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उसे क्या करना होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, बिना इसकी पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य से ये उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता। फिर से मैं लाइन पढ़ रही हूँ कि राज्य के अधीन अगर कोई लाभ के पद पर है, विश्वास का पद धारण किया हुआ है कोई व्यक्ति, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राज्य से उस उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 14 से 18 मैंने आपको बता दिया। अब आता है आर्टिकल 19 से 22। 19 से 22 आर्टिकल जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 19 से 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आता है आर्टिकल 19। क्या आता है? पहला आर्टिकल 19 आता है। तो इस आर्टिकल 19 के तहत क्या होता है? भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 19 के तहत जो है यहाँ पे 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार। तो इन 6 अधिकार में 19 का जो पहला क्लॉज है ये भी पूछता है कि 6 क्रमशः बताइए। तो 19 का जो 1 है ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 19 का जो क्लॉज 2 है ये बताता है कि बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कि बिना किसी हथियार के आप जा सकते हैं और शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। और 19 का जो क्लॉज 3 है इसमें बताया है संघ या सहकारी समितियां बनाने की, संघ या सहकारी समिति बनाने की क्या है? स्वतंत्रता आपको दी गई है। और 19 का क्लॉज जो 4 है इसमें कहा गया है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आप विचरण कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करने की क्या की गई है? घूमने की क्या की गई है? स्वतंत्रता दी गई है। 19 के क्लॉज 5 में क्या कही गई है कि किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी हिस्से में जा कर के आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं, ठीक है, बसने की स्वतंत्रता। और 19 का क्लॉज 6 जो है ये बताया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जा कर के आप कोई भी व्यवसाय आपको पसंद करने की क्या है? स्वतंत्रता है। और ये अधिकार जो है 19 जो अधिकार सब दिए गए हैं ये भारत के नागरिकों को केवल दिए गए हैं, ये भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल अगर 20 की बात करें, आर्टिकल 20 में क्या है? तो ये बताता है कि ये जो आर्टिकल 20 है ये किसी दोषी व्यक्ति को दोहरा खतरा हो या क्या हो, कोई दोहरा खतरा हो या आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। और ये भारत नागरिकों के साथ साथ क्या है? विदेशियों पर भी लागू है। ये अनुच्छेद क्या है? फिर से बता रही हूँ कि जो दोषी व्यक्ति है उसको दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ क्या करता है? आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।
ठीक है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान दीजिएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। और मेनका गांधी मामले के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के तहत कई अधिकारों की घोषणा की, आर्टिकल 21 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल का 21A आता है, 21A ये संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। तो इसमें क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार डाला गया, शिक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल, 86वां अमेंडमेंट, 66th अमेंडमेंट 2002 में ये होता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये जो शिक्षा का अधिकार था, इसमें राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये इसमें कहा गया। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया कि यह जो आर्टिकल है यह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। आर्टिकल 22 ये क्या करता है, उनको ये अधिकार देता है। अब आता है आपका 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, जो कि आर्टिकल 23-24 है वो है शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। और ये जो है आपका आर्टिकल 23 से 24, ये 2 आर्टिकल इसमें आते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव की तस्करी और किसी भी प्रकार का जो बलात् श्रम है उस पर सख्त क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। यह नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। और आर्टिकल जो 24 है उसमें यह बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में, किसी भी खदान में, किसी भी खतरनाक गतिविधि में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत क्या है, निषिद्ध है। यह अनुच्छेद उन्हें हानि रहित नौकरी में काम करने से रोकता है। अब बचता है आर्टिकल 25 से लेकर के 32 तक, इसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।